राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के वरिष्ठ दिवंगत नेता मुरली देवरा के बेटे मिलिंद देवरा आज कांग्रेस से इस्तीफा देकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। इस मौके पर सीएम शिंदे भी मौजूद थे, जिन्होंने मिलिंद देवरा को अपनी पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर सीएम शिंदे ने फूलों का गुलदस्ता देकर और पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर देवरा का सम्मान किया और उन्हें पार्टी में शामिल किया। मिलिंद देवरा के साथ उनके कई समर्थक भी कांग्रेस छोड़ शिवसेना में शामिल हुए, जिन्हें सीएम शिंदे ने एक एक कर सम्मान के साथ पार्टी में शामिल किया। वहीं देवरा ने भी दावा किया कि कांग्रेस का लक्ष्य सिर्फ पीएम मोदी के विरोध में बोलना है, जबकि पीएम मोदी ने देश का विकास किया और इसमें हम उनके साथ हैं। एक सुनहरा भविष्य बनाने के लिए हम बाला साहेब के शिवसेना के माध्यम से एकनाथ शिंदे जी के हाथों को मजबूत करें, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और मुंबई, महाराष्ट्र और भारत के और बेहतर सेवा करें। वहीं देवड़ा ने बताया कि पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में बहुत फर्क है, जहां उन्हें सम्मान नहीं मिला। यदि कांग्रेस और यूबीटी कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मैं यहां नहीं बैठे होते। इस मौके पर शिवसेना नेताओं की तरफ से दावा किया गया कि देवड़ा के पार्टी में शामिल होने से उन्हें मजबूती मिलेगी। कांग्रेस का हाथ छोड़ भगवा झंडा थामने से पहले मिलिंद देवरा ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे का ऐलान करते हुए सालों पुराने उनके परिवार के कांग्रेस से रिश्तों का जिक्र किया और सभी का आभार जताया। साथ ही मिलिंद देवरा ने अपने इस्तीफे में लिखा कि आज मेरी राजनीतिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हुआ। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। कांग्रेस के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म कर रहा हूं। मैं सभी नेताओं, साथियों और कार्यकर्ताओं से सालों तक मिले अटूट समर्थन के लिए आभारी हूं। मिलिंद देवरा द्वारा ट्वीट कर ये जानकारी दी गई कि 55 सालों का उनका कांग्रेस से जो नाता है, उससे आज वो इस्तीफा दे रहे हैं, वो रिश्तों को आज वो तोड़ रहे हैं। मिलिंद देवरा सोनिया और राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए मिलिंद का ठीक लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी से जाना एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मिलिंद देवरा अपनी पत्नी के साथ सीधे सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और सियासत में नई पारी शुरू करने के लिए आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने भी मिलिंद देवरा को टीका लगाकर आशीर्वाद दिया। साथ ही सिद्धिविनायक मंदिर का अंग वस्त्र भी पहनाया। वहीं मिलिंद देवरा भी भक्ति में लीन नजर आए। सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान मिलिंद देवरा के साथ उनकी पत्नी और शिवसेना विधायक सदा सनवरकर भी मौजूद थे। यह तस्वीरें हैं सिद्धिविनायक के बाहर, जहां पर मिलिंद देवरा जो हैं शिवसेना के विधायक हैं सदा सनवरकर, उनके साथ अपनी पत्नी के साथ यहां पर पहुंचे हैं। वहीं मिलिंद देवरा ने बताया कि विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। मी विकास मार्गावर जाता है, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवरा ने दावा किया कि वो विकास के लिए काम करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मिलिंद देवरा के कांग्रेस से इस्तीफा देने की एक वजह उनकी सियासी महत्वाकांक्षा को बताया गया, जिसमें मुख्य वजह मुंबई दक्षिण की लोकसभा सीट भी है, जिसे देवरा परिवार की परंपरागत सीट माना जाता है। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में मिलिंद देवरा को वहां हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके वो इस चुनाव में भी इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन खबर है कि एमवीए गठबंधन की वजह से शिवसेना उद्धव गुट के प्रत्याशी और इसी सीट से मौजूदा सांसद अरविंद सावंत ही चुनाव लड़ेंगे और इसी वजह से मिलिंद ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया। ये जो पूरी घटनाक्रम है वो एक दिन में नहीं डेवलपमेंट देखने मिली है, बल्कि बीते कई दिनों से मिलिंद देवरा जो है वो इशारे करते रहे हैं अपने नेतृत्व को, लेकिन कहीं न कहीं जो उनका नेतृत्व रहा है वो इस पूरे मसले को सुलझाने में, समझने में विफल रहा है और यही कारण है कि आज एमवीए को एक बड़ा झटका मिला है। हालांकि मिलिंद देवरा 2 बार मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट से सांसद रहे, जबकि उनके पिता मुरली देवरा ने उससे पहले वहां से 4 बार जीत हासिल की थी। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर रवाना होने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके करीबी दोस्त मिलिंद देवरा ने कांग्रेस छोड़कर अपना दूसरा सियासी रास्ता चुन लिया। मिलिंद देवरा की कांग्रेस छोड़ने की कुछ अहम वजह रही। बताया गया कि मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट देवरा परिवार की परंपरागत सीट रही है, जहां से उनके पिता मुरली देवरा 4 बार सांसद चुने गए और इसके बाद खुद मिलिंद भी यहां से 2 बार लोकसभा पहुंचे। लेकिन बीते 2 लोकसभा चुनाव यानी 2014 और 2019 में मिलिंद देवरा को यहां एनडीए से हार का सामना करना पड़ा। इस बार फिर
फिर मिलिंद मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन यहां से सांसद अरविंद सावंत शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट में हैं, जो कि INDIA गठबंधन का हिस्सा है। इसलिए इस बार कांग्रेस को मुंबई दक्षिण की सीट मिलती नहीं दिख रही। यही वजह रही कि मिलिंद देवरा ने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला कर लिया। चूंकि एनडीए से इस बार मुंबई दक्षिण की सीट शिवसेना शिंदे गुट के खाते में जाने का अनुमान है, इसलिए मिलिंद देवरा ने शिवसेना शिंदे गुट को ही अपना नया सियासी ठिकाना बनाया है। मिलिंद देवरा के कांग्रेस से इस्तीफा दिए जाने के समय पर भी सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मिलिंद देवरा के इस्तीफा देने का समय और तारीख पीएम मोदी ने तय की। शिवसेनेमध्ये स्वागत करावं, जोरदार। और उन्हीं के इशारे पर इस दिन को देवरा के इस्तीफे के लिए चुना गया। जयराम रमेश ने दावा किया कि जिस दिन राहुल गांधी पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, उसी दिन राहुल के करीबी को कांग्रेस से इस्तीफा दिलाया गया। मंत्री ने तय किया, बस इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही है कि प्रधानमंत्री ने तय किया, उनकी वजह से इन्होंने प्रधानमंत्री ने तय किया है। कांग्रेस नेताओं ने मिलिंद देवरा को भी उनके पार्टी छोड़ने पर घेर लिया। उनको पूछिए ना क्यों गए हो? कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया कि आज जाने की उनको नौबत आ गई? ये उनको पूछिए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राजनीति को अब व्यापार बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मिलिंद देवरा ने कांग्रेस से सालों पुराने रिश्ते खत्म किए, जिससे साफ होता है कि उनकी निष्ठा कांग्रेस के प्रति थी ही नहीं। और सिर्फ एक टिकट के लिए मिलिंद देवरा ने कांग्रेस को धोखा दे दिया। ये थोड़ी है कि भाई साहब यहाँ अच्छी नौकरी नहीं मिली, टाटा में नहीं मिली, बिरला में चले गए। वो ठीक है, वो व्यवसाय में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, पर राजनीति उस हिसाब से कोई बिकाऊ फील्ड थोड़ी है कि यहाँ नहीं मिला वहाँ चले गए। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर पार्टी आलाकमान के खिलाफ खुलकर बयान दिया और इसे भगवान का प्रकोप बताया। मिलिंद देवरा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वो कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरी कांग्रेस पार्टी को न देने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। राहुल गांधी एक तरफ पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके करीबी नेताओं का कांग्रेस से जाने का सिलसिला थम नहीं रहा। महाराष्ट्र में मिलिंद देवरा के इस्तीफे पर सियासत भी तेज हो गई है और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी इस्तीफे पर देवरा समेत सीएम शिंदे और बीजेपी को घेर लिया। अब ये कहाँ रही निष्ठा, विचार, आइडियोलॉजी? अब ये नहीं रही है। सब सत्ता की राजनीति है, खोखे की राजनीति है और कुछ नहीं। इस बीच एनसीपी ने दावा किया कि जिस तरह से अलग विचारधारा के लोगों को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है, उससे एक दिन नाम तो बीजेपी का होगा, लेकिन उसमें सारे नेता कांग्रेस के होंगे। बीजेपी थोड़े दिन में कांग्रेस का में नाम बीजेपी होगा, लेकिन कांग्रेस के ही लोग होंगे उसमें। सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी को दूसरे दलों से नेताओं को लाना पड़ रहा है। मिलिंद देवरा के कांग्रेस से इस्तीफा देने के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के निशाने पर आई बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में परिवारवाद की वजह से वहां लोग परेशान हैं और उनका कांग्रेस के अंदर दम घुटता है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि हिंदू विरोधी सोच कांग्रेस को खत्म कर देगी। जो चमचागिरी करेगा, जो जी हजूरी करेगा, जो परिवार की जी हजूरी करेगा, वो टिकेगा। अन्यथा सबका वहां पर दम घुट रहा है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस में कोई युवा नहीं बचेगा। एक ही युवा रहने वाला है उसके अंदर, खाली राहुल गांधी युवा, बस, और कोई युवा नहीं रहने वाला उसके अंदर। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कांग्रेस में कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, प्रभु जाने कौन बचेगा। बीजेपी ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा। एक और श्रीमान राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं और दूसरी ओर उनके ही घर के नेता, दल के नेता, उनको कांग्रेस छोड़ो अभियान के तहत धीरे धीरे एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। राम कदम ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने नेताओं को जोड़े, फिर देश को जोड़ने की बात सोचे। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनी है, उसी वक्त से कांग्रेस के कई नेताओं ने या तो पार्टी से किनारा करना शुरू कर दिया या पार्टी ही छोड़ दी। ऐसे नेताओं की लंबी फेहरिस्त है, जिनमें कई राहुल गांधी के करीबी हैं। इसी लिस्ट में सबसे ऊपर अब मिलिंद देवरा का नाम है। उन्होंने 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके साथ ही मिलिंद देवरा परिवार का कांग्रेस से 55 साल पुराना रिश्ता टूट गया। इसी तरह मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।
राहुल गांधी के करीबी दोस्त रहे सिंधिया और पार्टी में बेहद करीबी नेताओं में शामिल थे, जबकि ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस से आजीवन जुड़े रहे, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दोस्त थे। इसी तरह जून 2021 में जितिन प्रसाद ने राहुल गांधी के करीब होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, जबकि जितिन प्रसाद का परिवार 3 पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ था और जितिन प्रसाद खुद भी कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। इसी तरह जनवरी 2022 में यूपी चुनाव से ठीक पहले आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा था। राहुल गांधी के करीबी आरपीएन सिंह ने ऐसा तब किया जब उन्हें यूपी चुनाव में स्टार प्रचारक तक बनाया गया था। पार्टी के इन्हीं नेताओं की तरह अशोक तंवर ने भी अक्टूबर 2019 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ने वाले राहुल के करीबी नेताओं की इस लिस्ट में प्रियंका चतुर्वेदी, सुष्मिता देव और खुशबू सुंदर जैसे नाम भी शामिल हैं। मकर संक्रांति के मौके पर पीएम मोदी ने गायों को चारा खिलाया। दिल्ली में मकर संक्रांति के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर गायों को गुड़ और घास खिलाई। साथ ही देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मकर संक्रांति के अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पतंग उड़ाई। मकर संक्रांति के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में खिचड़ी मेला शिविर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। उत्तराखंड में मकर संक्रांति पर्व पर कड़ाके की सर्दी के बावजूद हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं मकर संक्रांति गंगा स्नान को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। राहुल गांधी की इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। मणिपुर के थौबल से हुई। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी। इसमें राहुल 6,700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ध्वजारोहण किया। राहुल गांधी यात्रा शुरू करने से पहले थौबल के खोंगजोम वॉर मेमोरियल भी पहुंचे। थौबल में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा, राजीव शुक्ला, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जैसे कई सीनियर नेता मौजूद थे। राहुल गांधी पूरी यात्रा के दौरान जिस बस से यात्रा कर रहे हैं उसमें मोहब्बत की दुकान टैगलाइन का पोस्टर लगा हुआ है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से पहले वहां मौजूद जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। राहुल गांधी ने यात्रा का मकसद भी लोगों को बताया। हिंदुस्तान का अगला जो विजन होगा, हिंसा का नहीं, नफरत का नहीं, मोनोपोलीज का नहीं, मगर हार्मोनियस, इक्विटेबल और भाईचारे का विजन। राहुल गांधी इस बार पैदल कम बस यात्रा ज्यादा करेंगे। इसकी वजह भी उन्होंने बताई। चुनाव का समय है और उसमें हमें थोड़ा ज्यादा समय लगता, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमने निर्णय लिया कि ये बस यात्रा होगी, हाइब्रिड यात्रा होगी, बस यात्रा होगी, पैदल यात्रा होगी। राहुल के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा शुरू की गई है। इससे पहले दिल्ली में कोहरे की वजह से राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के विमान ने देरी से उड़ान भरी। फ्लाइट के अंदर राहुल गांधी समेत सभी नेता काफी जोश में नजर आए, क्योंकि पूरी फ्लाइट में कांग्रेस के नेता ही मौजूद थे। राहुल गांधी आगे से दूसरी सीट पर बैठे थे। उनके बगल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद बैठे थे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्लेन में न्याय का हक मिलने तक के नारे लगाए। न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। कांग्रेस नेताओं ने यात्रा के थीम सॉन्ग की पंक्तियों के भी नारे लगाए। सहो मत करो मत, सहो मत करो मत, सहो मत करो मत, करो मत करो मत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस के ही नेता प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधा। प्रमोद कृष्णम ने यात्रा की टाइमिंग पर सवाल उठाए।
और कहा कि रविवार से यात्रा को शुरू करना अशुभ है, क्योंकि रविवार से पंचक शुरू हो गया है। आज रात 11:35 से पंचक शुरू हो गए और 18 जनवरी सुबह 3:33 तक पंचक रहेंगे। तो पंचकों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है और पंचक में इस यात्रा को शुरू कराया जा रहा है। प्रमोद कृष्णम के बयान पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया। तो आचार्य है भाई, आचार्य को आप कहाँ रोक सकते हो? आचार्य जो अपने विचार जो है वो व्यक्त करता है, उसको कहाँ रोक सकते हो? लेकिन निष्ठा उनकी कांग्रेस के साथ है। प्रमोद कृष्णम ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ खास लोग कांग्रेस पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निशाना साधा। बीजेपी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कांग्रेस का नाटक करार दिया और कहा कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ न्याय नहीं किया। अटल जी की सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी की बात की। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने ना तो इस तरफ देखा ना इधर कुछ किया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर भी तंज किया। कितनी बार लॉन्चिंग करेंगे? राहुल जी की मैं देख रहा हूँ 20 साल से, जब से वो राजनीति में, जब से लॉन्चिंग होती है। कांग्रेस की जो भारत बदनाम करो यात्रा है, ये वास्तविकता में देश हित में नहीं, केवल और केवल सिर्फ राहुल गांधी जी को व्यस्त रखने का उनके दरबारियों के द्वारा एक आयोजित किया गया प्रोग्राम है। बीजेपी का दावा है कि राहुल की न्याय यात्रा से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मणिपुर के थोबल से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने ये यात्रा शुरू की है और राहुल गांधी इस न्याय यात्रा में मणिपुर से मुंबई तक का सफर तय करेंगे, जो 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान राहुल गांधी की न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों से गुजरेगी। इस दौरान राहुल 6700 किलोमीटर की दूरी तय कर करीब 100 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। बताया गया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी हर दिन 8 किलोमीटर पैदल चलेंगे, जबकि हर दिन 80 किलोमीटर की दूरी वो बस से तय करेंगे। पूर्वोत्तर में राहुल मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से गुजरेंगे। तो इससे आगे बढ़ने के बाद उनका कारवां झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ पहुंचेगा और फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के बाद महाराष्ट्र पहुंचकर ये यात्रा खत्म हो जाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अलग अंदाज दिखा। मणिपुर के इंफाल में हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक अपने शरीर पर टैटू बनवाकर बिना शर्ट पहने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। उनका कहना है कि वो पूरी यात्रा में ऐसे ही रहेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते एक बार फिर से ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। ग्रैब 3 लागू होने के बाद दिल्ली में सभी गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक रहेगी। साथ ही दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में 5 स्टार होटल में भारतीय मूल की अमेरिकन महिला के साथ रेप की घटना सामने आई है। महिला ने एक प्राइवेट कंपनी के CEO पर रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इजराइल हमास जंग के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन युद्ध खत्म होने के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। युद्ध विराम की जगह इजराइल ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में INDIA गठबंधन में गांठ पड़ती दिखाई दे रही है। TMC सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस को आईना दिखाया और कहा कि कांग्रेस असम में तो अपनी जगह वापस नहीं पा रही, लेकिन बंगाल में तारों को छूने जैसी आकांक्षाएं लगाए बैठी है। दरअसल असम के दिमा हसाओ जिले में उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद में कांग्रेस की करारी हार के बाद अभिषेक बनर्जी ने नतीजे शेयर करते हुए निशाना साधा था। जवाब में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में खराब कानून व्यवस्था का हवाला दिया। बंगाल में लॉ एंड कानून स्थिति बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा है। मैंने कहा, छुपाते नहीं, अभी भी कह रहे। अधीर रंजन ने यह भी कहा कि बंगाल में कांग्रेस अपने दम पर सीट लड़ेगी और जीतेगी। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद आज से देश भर के मंदिरों में बीजेपी का स्वच्छता अभियान शुरू हो गया। आज देश के अलग अलग मंदिरों और तीर्थ स्थलों में बीजेपी के नेताओं ने श्रमदान किया और हाथों में झाड़ू पोछा लेकर बीजेपी नेता मंदिरों में सफाई करने पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली के गुरु रविदास मंदिर में पोछा लगाया। एक तरफ मंदिर में कीर्तन चल रहा था तो दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथों में पोछा लेकर श्रमदान कर रहे थे। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के अंगुल में मां हिंगुला के मंदिर में सफाई की। धर्मेंद्र प्रधान ने माता की मूर्तियों के आगे पोछा लगाया। बाल्टी पानी समेत सफाई के सभी सामान लेकर धर्मेंद्र प्रधान पोछा लगाते दिखे। केंद्रीय मंत्रियों के साथ राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी मंदिरों में सफाई की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
देश भर के मंदिरों को चमकाया जा रहा हो तो अयोध्या कैसे पीछे रहती। आज राम नगरी में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे और अयोध्या के लता मंगेशकर चौक में सीएम ने झाड़ू लगाया। सर पर सफेद टोपी और सफेद दस्ताने पहनकर सीएम योगी ने सड़क पर पड़े कचरे को साफ किया। इसके बाद सीएम ने कचरे को जमा कर उसे अपने हाथों से उठाया। स्वच्छता अभियान के बाद सीएम ने अयोध्या निवासियों को खास संदेश भी दिया। हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है और जिम्मेदारी ये कि सबसे पहले अयोध्या स्वच्छ और सुंदर दिखाई। सरकार का जो काम है वो सरकार अपना काम कर रही है। सरकार के साथ समाज का हर वर्ग पीएम की अपील पर अमल करता दिखा। दिल्ली में पसमानदा मुस्लिम समाज ने दरगाह के पास सफाई की। हाथों में तख्तियां लेकर इन लोगों ने गाजे बाजे के साथ सफाई अभियान चलाया। पीएम मोदी ने देश भर के तीर्थ स्थलों में 14 से 22 तारीख तक सफाई अभियान चलाने की अपील की थी। नासिक के कालाराम मंदिर में 2 दिन पहले पीएम ने खुद पोछा लगाया था। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए 55 देशों के लगभग 100 प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया। कल केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी राम मंदिर का न्योता मिला। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद और मंदिर निर्माण समिति के सदस्य अलग अलग मंत्रियों से मिलने पहुंचे। कल गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण सौंपा गया। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी उद्घाटन में शामिल होने का न्योता दिया गया। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक जेपी नड्डा ने 22 तारीख को अयोध्या आने की हामी भर दी है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से चर्चा के बाद अयोध्या आने की तारीख तय करने की बात कही। इन नेताओं को आमंत्रित करने के लिए वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट का धन्यवाद किया। इसके लिए अखिलेश यादव ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नाम पर एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे परिवार के साथ मंदिर दर्शन करने जाएंगे। हालांकि इस निमंत्रण के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प रही। कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि अखिलेश को स्पीड पोस्ट के जरिए निमंत्रण भेजा गया है, जिसके बाद अखिलेश ने निमंत्रण वाले कुरियर की रसीद का नंबर तक मांग लिया था। कम से कम उस कुरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। उस कुरियर की जिस कुरियर चला है उसकी रिसिप्ट दे दोगे तो हमें आसानी होगी उस तक पहुंचने में और जानकारी हासिल करने में। 2 दिन पहले अखिलेश के इस बयान के बाद से ही उनके निमंत्रण का इंतजार था। इधर विश्व हिंदू परिषद ने भी अखिलेश के बयान को हाथों हाथ लिया और बयान के अगले ही दिन कुरियर की रसीद को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। रसीद में अखिलेश यादव का नाम और कुरियर भेजने की तारीख तक लिखी हुई थी। रसीद पोस्ट करते हुए वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि 10 जनवरी को ही अखिलेश यादव का निमंत्रण अयोध्या से निकल चुका है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आलोक कुमार ने ये पोस्ट शाम 7:43 पर किया और इसके 2.5 घंटे बाद ही अखिलेश यादव ने निमंत्रण मिलने की जानकारी देते हुए धन्यवाद पत्र जारी कर दिया। हालांकि अखिलेश के पत्र के बाद ये खींचतान खत्म हो गई। विश्व हिंदू परिषद ने भी माना कि अखिलेश को कल ही निमंत्रण मिला है। ट्रैकिंग रिपोर्ट के हिसाब से उनको वास्तव में कल 3:30 बजे मिला है। उन्होंने जो पत्र लिखा है वो शालीन है, सभ्य है। वैचारिक मतभेदों को एक तरफ रखते हुए अखिलेश ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर राजनीति न करके बड़ा मैसेज दिया है। रामलला के लिए बिहार से सोने का मुकुट और चांदी की चरण पादुका जाएगी, ये जानकारी दी है दरभंगा महाराज के पोते ने, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला। और न्योता मिलने की खुशी में उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो बिहार से भगवान राम के लिए विशेष तोहफा लेकर जाएंगे। मैं सोने का मुकुट और चरण पादुका चांदी का और तीर धनुष लेके जा रहे हैं। ये वही तीर धनुष और मुकुट है जो 22 तारीख को कपालेश्वर सिंह अयोध्या लेकर जाएंगे। बिहार में साधु संतों को छोड़कर सिर्फ 25 लोगों को ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला। यही वजह है कि निमंत्रण देने आए आरएसएस के पदाधिकारियों का दरभंगा में जोरदार स्वागत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों के सामने दरभंगा महाराज के पौत्र को निमंत्रण दिया गया। दरभंगा महाराज को आजादी से पहले शिक्षा के क्षेत्र में किए अपने योगदानों के लिए जाना जाता है। मिथिलांचल के राजदरबार को मिले इस सम्मान से दरभंगा क्षेत्र के लोग खुश हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर हर तरफ जश्न का माहौल है।
अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में 14 लाख रंग बिरंगे दियों से भगवान राम की भव्य तस्वीर बनाई गई। इस कलाकृति को बिहार के मोज़ेक कलाकार अनिल कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ बनाया। पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर में रहने वाले छोटोन घोष ने अपने 2 साथियों के साथ बिस्किट से राम मंदिर का मॉडल बनाया। मंदिर की ऊंचाई 4 फीट है और मंदिर को बनाने में करीब 22 किलो बिस्किट का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने न्यू जर्सी में कार रैली निकाली। रैली में 350 से ज्यादा कारों ने हिस्सा लिया। कार रैली में हर किसी के हाथ में राम के चित्र वाले झंडे थे। वहीं इस दौरान सभी लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए भंडारा और ओपन फूड कोर्ट में 50 स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाएंगे। भक्तों के लिए अयोध्या में लिट्टी चोखा, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, पंजाबी तड़का, दक्षिण भारतीय मसाला डोसा, इडली, बंगाली रसगुल्ला जैसी चीजें मेन्यू में शामिल हैं। भारत से विवाद और चीन से हाथ मिलाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को बड़ा झटका लगा। राजधानी माले के मेयर चुनाव में मुइज्जू की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार ऐशत अजीमा शकूर को हार का सामना करना पड़ा। जबकि भारत समर्थक विपक्षी दल एमडीपी यानी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के एडम अजीम ने राजधानी माले के मेयर चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। भारत समर्थक एमडीपी के एडम अजीम को 45% वोट मिले, जबकि मुइज्जू की पार्टी की अजीमा शकूर को सिर्फ 28% वोट हासिल हुए। एमडीपी का नेतृत्व भारत समर्थक पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति चुनाव में चीन समर्थक नेता मुइज्जू से हार गए थे। लेकिन मेयर चुनाव में जीत मिलने के बाद एमडीपी को एक तरह से संजीवनी मिल गई है। इसे ऐसे भी देखा जा रहा है कि मालदीव की जनता भारत से विवाद को तूल देने वाले मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी से नाराज है। मालदीव की जनता भारत से दुश्मनी और चीन से दोस्ती के हक में नहीं है, लिहाजा राजधानी माले के मेयर चुनाव में मुइज्जू की पार्टी को हरा दिया, जबकि राष्ट्रपति बनने से पहले मुइज्जू ही माले के मेयर थे। गौरतलब है कि मुइज्जू चीन की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के बाद शनिवार को ही माले लौटे हैं और चीन से आते ही उन्होंने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने मालदीव लौटते ही 2 टूक कह दिया कि हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। हालांकि मुइज्जू ने प्रत्यक्ष तौर पर किसी का नाम लेकर यह बयान नहीं दिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका निशाना भारत की ही तरफ है, क्योंकि हाल ही में मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारत की ओर से कड़ा ऐतराज जताया गया था और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा था। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को सेना वापसी की धमकी दी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने एक बार फिर तेवर दिखाए। चीन से लौटते ही मुइज्जू ने कह दिया है कि भारत 15 मार्च से पहले मालदीव से अपने सैनिकों को हटा ले। इससे पहले उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि हमें धमकाने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश और 17 जनवरी को केरल दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो कई सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस बार दक्षिण भारत पर खास तौर से ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वेटरन्स डे कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वेटरन्स के साथ मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सैनिकों का सबसे बड़ा धर्म देश होता है। देश के लिए वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। कड़ाके की ठंड और कोहरे ने देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लोग अपने घरों में दुबक गए और जो बाहर निकला उसका खतरों से सामना हुआ। तस्वीरें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की हैं। यहां घना कोहरा और कम विजिबिलिटी की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल घने कोहरे की वजह से पहले एक ट्रक डिवाइडर से टकराया तो इसके पीछे आ रहे 5 ट्रक एक के बाद एक आपस में टकरा गए। यही नहीं, एक बस भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार को आने वाले कुछ दिनों में राहत मिलने के आसार नहीं है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज सुबह यहां विजिबिलिटी और तापमान दोनों काफी नीचे चला गया। रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि देश की राजधानी सर्दी के सितम और कोहरे के कहर से जूझती नजर आई। जिस तरीके के हालात दिल्ली एनसीआर के बने हुए हैं, वाकई में बेहद चिंताजनक स्थिति है। और सुबह का जब 7 बज रहा है उस समय दिल्ली का हाल ऐसा है कि वाकई में ये एहसास कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये क्या सच में सुबह के 7 बजे हुए हैं। घने कोहरे के चलते इंडिया गेट आंखों से उछल रहा। दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर विजिबिलिटी 25 मीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि रायसीना हिल भी पूरी तरह अदृश्य रहा। घने कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 22 ट्रेनें लेट हो गईं, कई विमानों का समय बदल दिया गया और कोहरे के साथ शीतलहर ने दिल्ली वालों को घरों में ठिठुरने को मजबूर कर दिया।
दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड से निजात पाने के लिए लोग अंगीठी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन यही अंगीठी उनकी मौत की वजह भी बन रही है। अंगीठी जलाकर सोने की वजह से 2 अलग-अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में अंगीठी जलाकर सो रहे 4 लोगों की दम घुटने से मौत हुई। यहां पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हुई। ये लोग रात को अंगीठी जलाकर सो रहे थे। सुबह पड़ोसियों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला कि सभी की डेथ हो रखी है, जिसमें 2 एडल्ट्स हैं, एक मेल एक फीमेल और 2 बच्चे हैं, 2 मेल चिल्ड्रन। प्राइमा फेसी अभी फॉरेंसिक टीम को बुलाया है और जो अंगीठी जला रहे हैं उसके सैंपल्स हमने ले लिए हैं। अलीपुर के अलावा पश्चिमी दिल्ली के इंद्रपुरी में भी अंगीठी की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 22 साल के अभिषेक और 54 साल के सोम बहादुर के रूप में हुई है। दोनों अंगीठी जलाकर कमरे में सोए हुए थे। वैसे दिल्ली पर मौसम की ट्रिपल मार पड़ती दिखी। शीतलहर से ठंड बढ़ गई, विजिबिलिटी 0 हो गई और AQI तो 400 के पार चला गया, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली में एक बार फिर ग्रैब 3 लागू कर दिया गया। अब दिल्ली एनसीआर में सभी गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक रहेगी। दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। एनसीआर के शहरों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों को लेकर स्थानीय प्रशासन फैसला लेगा। दिल्ली के 25 इलाकों में शनिवार शाम को AQI गंभीर श्रेणी में रहा, जबकि 10 इलाकों में हवा बेहद खराब रही। रविवार की सुबह भी यही स्थिति कायम रही। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार तक वायु गुणवत्ता में सुधार होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। उधर दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी ठंड और कोहरे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। नोएडा और गाजियाबाद के कोहरे ने इस तरह से इसे अपने आगोश में ले लिया कि दिन में ही मानो अंधेरा छा गया। गाजियाबाद में तो भीषण सर्दी से परेशान लोग जगह जगह अलाव जलाकर आग तापते नजर आए। गाजियाबाद में दिन के वक्त लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट चलाकर ड्राइव करना पड़ा। घने कोहरे की वजह से सड़क पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार तो कम हुई ही, सड़क पर ट्रैफिक भी कम नजर आया। ग्रेटर नोएडा का भी हाल ऐसा ही रहा। कोहरे की वजह से दिन में ही अंधेरा हो गया, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। लोगों को दिन में लाइट जलाकर ड्राइव करनी पड़ी, तो ऐसा लगा कि नोएडा बादलों में समा गया है। भीषण सर्दी और कोहरे की वजह से उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाके भी प्रभावित हुए। आगरा से लेकर बनारस और प्रयागराज से लेकर मुरादाबाद तक ठिठुरते नजर आए। तस्वीरें वाराणसी की हैं। यहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पर रुका रहा, जबकि पूरा शहर कोहरे और ठंड से त्राहिमाम करता नजर आया। लोग आग जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते नजर आए। शीतलहर ने पूरे प्रदेश को चपेट में ले लिया। आगरा, मथुरा, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर भीषण ठंड की चपेट में दिखे। वहीं लुढ़कते पारे के साथ मुजफ्फरनगर कल प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री दर्ज हुआ।